अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम सियालकोट, जिसका नाम सुनते ही हमारे ज़हनों में दो तीन चीज़ें जो वो ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। एक तो ये सिटी डॉक्टर मोहम्मद इल्लामा इकबाल साहब की है, और दूसरा यहाँ की जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की इंडस्ट्री है वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। स्पेशली यहाँ के फुटबॉल और क्रिकेट के बैट्स, जितने बड़े आप ब्रांड्स उठा के देख लें, नाइकी, पूमा, एडिडास, उन सब की कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे ज़रूर बनती होगी। और ना सिर्फ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की इंडस्ट्री बल्कि यहाँ की लेदर और यहाँ की जो सर्जिकल इंडस्ट्री है वो भी उतनी ही बड़ी है। तो आज मेरा प्लान ये होगा कि मैं जाके उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी हिस्टोरिकल जगह हैं, तो इंशाल्लाह हम वो जगह भी जाके विज़िट करेंगे। फिर यहाँ के खाने, सियालकोट आए हैं तो सियालकोट के खाने तो ज़रूर ट्राई करने पड़ेंगे। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये है जी यहाँ का क्लॉक टावर। ब्रिटिश दौर में बना था, 1 सेंचुरी हो गई, उससे भी ज़्यादा ये पुराना है। लेकिन जो यहाँ का जो सबसे गैमा गैमिंग वाला इलाका और सबसे पुराना इलाका समझा जाता है वो है जी कश्मीरी मोहल्ला। तो हम चलते हैं जी कश्मीरी मोहल्ले में, वहाँ से जाके इंशाल्लाह खाना खाएँगे, नाश्ता करेंगे और उसी एरिए को जो है ना हम अच्छी तरह जाके एक्सप्लोर करेंगे। सियालकोट में नाश्ते के लिए जो सबसे मशहूर है वो है जी हसनदीन हलवा पूड़ी वाले। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, हर सियालकोटी ने इसी नाश्ते का जो है ना वो नाम लिख के भेजा था। तो हम भी वहाँ पे पहुँच गए नाश्ता करने के लिए। मेरे पीछे जो है वो पूड़ियाँ बना रहे हैं। एक चीज़ मैं भूल गया, मुझे नहीं पता कि ये कितनी पुरानी है, लेकिन जब आप इंटर होते हो इनकी मेन रोड से तो बिल्कुल कॉर्नर पर ये शॉप है और बड़ी यहाँ पर गहमा गहमी लगी हुई है। लेकिन मैं इनसे पूछ लूँ भाई साहब कितनी पुरानी है आपकी दुकान? ये माशाल्लाह तकरीबन 100 साल पुरानी है। मेहरबानी जी, अभी नाश्ता आपका करते हैं, ठीक है। चलें जी हम लोग नाश्ता करते हैं। मेरे ख्याल में शायद आपकी हमारी कन्वर्सेशन जो वो ना आ रही है, क्योंकि आवाज़ जो है यहाँ पे मोटरसाइकिलों वाला का रश बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बोलना जो है वो टफ हो रहा है यहाँ पे। नाश्ता हमने कर लिया है जी, और यहाँ की हलवा पूड़ी जो थी वो बड़ी मज़े की थी। लेकिन जो चने थे ना वो मुझे लग रहा था कि मेरे हिसाब से थोड़े ज़्यादा स्पाइसी थे। खैर अगर आप यहाँ पे आएँ तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, नाश्ते की ये काफ़ी अच्छी जगह है। और यहाँ से बिल्कुल तकरीबन कुछ 200 मीटर के आसपास जो है ना वो इल्लामा इकबाल साहब का घर है। तो हमारा इरादा ये कि अब हम सीधे जो है वहाँ जाएँगे और उसको जाके देखते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं जी।
हम लोग जी आए हैं अभी इकबाल मंजिल में। ये वो घर है जहाँ पे डॉक्टर इलामा इकबाल साहब की फैमिली 1861 में कश्मीर से हिजरत करके आई थी यहाँ पे। और डॉक्टर इलामा इकबाल साहब के जो दादाजी थे मोहम्मद रफ़ीक साहब, उन्होंने ये घर ख़रीदा था। जब ये घर ख़रीदा था ये बिल्कुल छोटा सा घर था, लेकिन बाद में जैसे जैसे फैमिली बड़ी होती है कि उन्होंने जो साथ वाला घर था उसको ख़रीदा और नीचे जो कुछ दुकानें थी वो ख़रीद के इसको बड़ा किया। और आज ये घर जो है वो डबल स्टोरी है। इलामा इकबाल साहब इसी घर में पैदा हुए 9 नवंबर 1877 को। और अभी ये जो घर है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ख़रीदा था कुछ सालों पहले, मुझे एग्जैक्टली डेट जो है वो याद नहीं, और इसको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को दे दिया गया और ये हिस्सा बन गया था हमारा जो कल्चर डिपार्टमेंट का, कल्चर हेरिटेज का हिस्सा है। लेकिन इसकी ज़्यादा ऊपर तवज्जो नहीं दी गई थी, तो इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। फिर गवर्नमेंट ऑफ सियालकोट, यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मिल के इस पर 14 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट किया और इसको जो है वो प्रिजर्व किया। अभी इसकी माशाल्लाह कंडीशन जो है वो काफ़ी अच्छी है और वेल मैनेज्ड है। आप आएँ, दीवारों पे जो है वो उनकी शायरी लिखी हुई है, फैमिली हिस्ट्री लिखी हुई है, पिक्चर्स वगैरह लगी हुई हैं। उसके अलावा यहाँ पे इंटर होते साथ ही लेफ़्ट साइड पे एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर 4000 के करीब किताबें हैं और सिर्फ 2000 जो किताबें हैं वो इकबालियत पे आपको मिलेंगी। स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं, और अगर आप आएँ और आपको शौक़ है देखने का तो ज़रूर आएँ, विज़िट करें। ये बिल्कुल कश्मीरी महल के जो है ना वो सेंटर में है। यहाँ पे एक चीज़ बताता चलो, एंट्रेंस फ़ीस वगैरह बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कश्मीरी महल के जी बिल्कुल सेंटर में 1000 साल पुराना हिस्टोरिकल हिंदू मंदिर है। और ये एरिया क्योंकि 1947 में यहाँ पे काफ़ी हिंदू रहते थे और उसके बाद काफ़ी लोग जो वो माइग्रेट करके इंडिया चले गए थे, तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी नहीं थी। ये अबंडेंट था, यहाँ पे कोई नहीं आता था और इसकी कंडीशन भी काफ़ी ख़राब थी। तो जो यहाँ की पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी उनसे उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि इसको जो है वो प्रिज़र्व किया जाए, इसकी जो है दोबारा से ओपन किया जाए क्योंकि ये बंद रहा। और 2019 में फ़र्स्ट टाइम जो है इसकी जो प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन का जो काम था वो मुकम्मल हो के इमरान खान साहब ने इसको जो है वो हिंदू कम्युनिटी के लिए ओपन किया और टूरिस्ट वगैरह भी जो है वो विज़िट कर सकते हैं। तो अभी इसकी कंडीशन जो है वो बहुत अच्छी कंडीशन में है। स्पेशली जो इसकी मेन बिल्डिंग है वो लग ही नहीं रहा कि वो 1000 साल पुरानी है, और उस पर आई एम नॉट श्योर कि उसके ऊपर भी उन्होंने काम किया क्योंकि वो इतनी अच्छी कंडीशन और पुरानी में है। लेकिन ये जो बाकी आर्चीज़ वगैरह आप मेरे पीछे देख रहे हैं इन पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है। और ये जो पूरा एक हाता है, एक पार्क टाइप है, छोटा सा पार्क है, बड़ी खूबसूरत जो है वो छोटी से उन्होंने बैठने के लिए लोगों के लिए जगह वगैरह बनाई है। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अभी कोई बंदा नहीं है कि जिससे बंदा रिक्वेस्ट करके क्या है कि यार हमें अंदर से थोड़ा सा दिखा दो, तो हम अंदर से आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन ये है कि आर्चीज़ वगैरह की और कुछ मैंने ड्रोन शॉट लिए हैं वो आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। मैं आया हूँ जी अभी MB स्पोर्ट्स के पास, जिनका बहुत बड़ा नाम है। स्पेशली क्रिकेट बैट, हॉकी और उसके साथ क्रिकेट बॉल्स वगैरह यहाँ पे बनाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो इनका चल रहा है, लकड़ी आने से लेके उसके ऊपर उस तरह कटाई करने का काम, फिर आप ये देख रहे हैं कि किस तरह उसके ऊपर जो है वो तराश रहे हैं, उसकी शेप बना रहे हैं, और भी काफ़ी इसके डिफरेंट सारे प्रोसेस है जिनको मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया दिखाने के लिए। मैंने इनसे पूछा 2-3 चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसको लकड़ी आने से लेके फाइनल प्रोसेसिंग तक वो अपना यहीं पे कर रहे हैं।
सिर्फ़ और सिर्फ जो कटाई का काम है उसमें मोस्टली जो है मशीनें यूज़ हो रही हैं, लेकिन उसके बाद जितना भी प्रोसेस है उसकी फिनिशिंग का काम वो सारा कुछ बड़ी महारत से हाथ से काम किया जा रहा है। ये जो लकड़ी होती है ये बेसिकली दो तरह की लकड़ी होती है, एक पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती है, मिलती है इनको जिसे विलो कहते हैं, और जो दूसरी है वो इंग्लैंड से आती है जिसे इंग्लैंड विलो ही कहते हैं, और वो सबसे एक्सपेंसिव लकड़ी है। और उनके बैट जो होते हैं वो जो प्रोफेशनल आपको स्पोर्ट्स खेलते हुए नज़र आएंगे वो उसी के बैट यूज़ करते हैं, और ये लोग वहाँ से यूके से ये इंपोर्ट करते हैं। और उसके ग्रेड पे डिपेंड करता है कि कितना अच्छा उसका ग्रेड है। 1 to 5 उसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती है, जितना अच्छा ग्रेड होगा उतने ही अच्छे उनके बैट वगैरह बनेंगे। पाकिस्तान में मोस्टली जो लकड़ी होती है वो रावलाकोट वाली साइड से आती है, और बहुत सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स इनके बैट यूज़ कर रहे हैं सियालकोट से ही बने हुए। और अगर वो इनके बैट नहीं यूज़ कर रही होंगी तो सियालकोट की जो दूसरी बड़ी कंपनीज़ हैं जो बैट वगैरह बना रही वो उनके यूज़ कर रहे होंगे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हॉकी का तो आपको पता ही पिछले कुछ अरसे से ज़वाल में जा रही है, लेकिन हॉकी भी यहाँ पे बनती हैं। और उसके अलावा जो है यहाँ पे जी क्रिकेट की बॉल्स वगैरह बनती हैं। अभी आप मेरे सामने जो हाथ में देख रहे हैं ये है जी कॉर्क, और इसके ऊपर जो है वो मेरे सामने एक भाई बैठे हैं जो धागा जो है इसके ऊपर लगाते हैं, और बाद में जो है वो चमड़ा वगैरह लगा के उसको सिलाई का काम करते हैं। ये मेरे भाई साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि कितना काम लगता है, क्योंकि ये बिल्कुल हाथ से एक एक चीज़ को जिस परफेक्शन से कर रहे हैं ये बड़ी महारत का काम है और बड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम है। भाईजान आप पहले नाम तो बता दें अपना। इफ्तिखार है। इफ्तिखार पे इस पर कितना टाइम लगता है एक बॉल पे, ये जो आप चमड़े के ऊपर सिलाई कर रहे हैं? इस पर 1 घंटा लगता है। 1 घंटा लगता है सिलाई करने को। सिर्फ सिलाई करने पे 1 घंटा लगता है। एक भाई इधर भी बैठे हैं, ये भी उसको चमड़े को बेसिकली जो है ना वो जोड़ रहे हैं, तो आपका भी 1 घंटा लग जाता है? 15 मिनट। इनके जी 15 मिनट लगते हैं, इनका घंटा लगता है, वो कॉर्क वाले भाई के भी कोई 10-15 मिनट लगते हैं। तो मेरे ख्याल में ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो 3 से 4 घंटे जो है वो एक बॉल बनाने में आता है। ये जो भी मेरे पास हाथ में आप देख रहे हैं ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, इसके बाद इसके ऊपर पॉलिश वगैरह होती है। तो हम लोग जो अभी लंच करने के लिए आए हैं बग्गा दाल चावल वाले के पास, जो कि यहाँ का बड़ा मशहूर दाल चावल वाला है। ये चौक मोरी गेट के पास है, और यहाँ पे मैंने देखा है कि सिंपल दाल चावल है और उसके अंदर किसी में वो अंडा डाल रहा है या अंडे के बगैर, वो कस्टमर की मर्ज़ी है, और साथ में जो है वो अचार है। तो मेरे पास अभी दाल चावल आ गए हैं, मैंने इनको ट्राई किया है, और जो टेस्ट है स्पेशली इसके अंदर जो उन्होंने अचार डाला है ना उसका बड़ा मज़े का टेस्ट जो है ना वो दाल चावल के साथ मिक्स हो के आ रहा है। तभी हम अपनी जो दाल चावल खाते हैं बिल्कुल सिंपल सी दाल चावल है। इनसे पूछ लेते हैं कि मुझे ये नहीं पता कि ये कितना महंगा है, ताकि आपको प्राइस का भी आइडिया हो जाए। सस्ती सी होगी दाल चावल भाईजान। यार कितने की दाल चावल देते हैं? वो 80 रुपए की है। ठीक है जी, 80 रुपए की दाल चावल है। तो हम अपनी दाल चावल खाते हैं ना, अपना लंच करते हैं और फिर उसके बाद आगे निकलेंगे। सियालकोट की हिस्ट्री स्टार्ट होती है जिस गंदर आज़म के दौर से। कहते हैं कि जब वो यहाँ पे आया था तो एक सिटी थी सगाला के नाम से, जिसमें 80,000 के करीब लोग रहते थे। तो उसने जब हमला किया तो उस पूरी सिटी को नेस्तो नाबूद कर दिया, उसका कुछ ना छोड़ा। और उसकी रीज़न ये थी कि वो चाहता था कि जो बाकी सिटीज़ उसके ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहते हैं उनको एक वार्निंग मिल जाए कि भाई अगर आप भी मेरे से लड़ने के लिए आए तो आपका हाल भी यही होगा। तो बाद में सेम उसी जगह पे एक नई सिटी बनाई गई, और अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ ये है जी सियालकोट का किला, जिसको बनाया था 2री सदी ईस्वी में राजा सालबान ने, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का किंग था। बाद में जब गौरी यहाँ पे आए थे तो शहाबुद्दीन गौरी ने जम्मू के राजा के साथ मिलकर इस किले को फ़तह किया था। आज तो इस किले का को बहुत कुछ नहीं बचा हुआ, सिर्फ ये छोटा सा एरिया है जो आप जहाँ पे पुरानी दीवारें हैं, लेकिन बाकी सारी जगह पे गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट कॉलेज, एक छोटा सा पार्क है। और ऊपर से जो है वो, क्योंकि ये किला था तो सिटी की थोड़ी सी हाइट पे नीचे जो है ना आपको सिटी का व्यू जो है वो काफ़ी अच्छा आता है। कहते हैं कि जब सियालकोट की म्यूनसिपल कमेटी इस किले की खुदाई कर रही थी तो उस दौरान उन्हें जो दीवारें मिली थी यहाँ पे नीचे से, तो उनके मुआयना करने के लिए उन्होंने एक्सपर्ट बुलाए थे दिल्ली और टेक्सला से 1923 में। तो उनके मुताबिक ये किला 5000 साल पुराना है। तो ये पाकिस्तान के सबसे पुराने किलों में से एक है। आज आप यहाँ पे हैं तो आपको कुछ बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा अनफॉर्चुनेटली।
हम लोग जब भी आए हैं बोला गैमा के नाम से एक फ़ुटबॉल फैक्ट्री है सियालकोट में, जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर दुनिया के मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को जो है वो फ़ुटबॉल सप्लाई करते हैं। और उन्होंने हमें इजाज़त दी कि हम थोड़ा सा उनका प्रोसेस जो है वो कर सकें। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि 2014 में जो फ़ुटबॉल यूज़ हुआ था वो भी सियालकोट की एक कंपनी है फॉरवर्ड स्पोर्ट्स के नाम से, उन्होंने बनाया था एडिडास के लिए, जो कि वर्ल्ड कप में यूज़ हुआ था। तो अभी मैं आपको थोड़े से जो है उनके डिफरेंट स्टेप्स वगैरह वो जाके दिखाता हूँ और किस तरह जो है ये फ़ुटबॉल मैन्युफैक्चर करते हैं। हम लोग जो आए हैं सबसे पहले विज़िट कर रहे हैं यहाँ का जो ब्लैडर यूनिट है। ये जो मेरे हाथ में आप ब्लैडर देख रहे हैं ये बेसिकली फ़ुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों में यूज़ होता है। और इस सेक्शन में जो है पूरी की पूरी जो है ना वो बास्केटबॉल जो है वो तैयार होती है। अभी मेरे पास जो है वो एक बास्केटबॉल है। इसके मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं। यहाँ पे जो है ना मटेरियल तैयार करके बास्केटबॉल का पूरा मटेरियल बनाते हैं। इसी ब्लैडर के ऊपर जो है वो लगाते हैं धागा वगैरह लगा के, उसको जो है स्टिकर लगाते हैं, जो भी इन्होंने पैचेस वगैरह लगाने होते हैं, और फिर जो है वो थर्मो मोल्डेड होता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो फाइनली आपको ये बास्केटबॉल मिलेगी यहाँ पे। और मैं सोच रहा था कि शायद यहाँ से सिर्फ जो है वो फ़ुटबॉल जाते हैं, लेकिन बास्केटबॉल भी पाकिस्तान से काफ़ी कंट्रीज़ को वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी हमारा जो अगला स्टेप होगा वो होगा जी इन ब्लैडर से आगे जो है वो फ़ुटबॉल किस तरह बनता है। अभी मैं जी जिस सेक्शन में आया हूँ, जब ब्लैडर बन के यहाँ पे आते हैं तो उसकी क्वालिटी वगैरह चेक की जाती है कि क्या ये इस काबिल है कि यहाँ इसको फुटबॉल बनाया जाए। क्योंकि अक्सर जो ब्लैडर होते हैं उनकी शेप वगैरह में ना डिफॉर्मेशन आ जाती है, तो ख़राब शेप वाले निकाल दिए जाते हैं। और ये सेक्शन जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ पे 3 तरह के फ़ुटबॉल जो है ना वो डिसाइड होते हैं कि मतलब कौन से बनेंगे। बेसिकली यहाँ पे बनते हैं जी हैंड स्टिच, मशीन स्टिच, और तीसरे जो है वो थर्मो के लिए होते हैं। जो हैंड स्टिच और मशीन स्टिच होते हैं उन दोनों के ऊपर एक धागा लगता है। ये यहाँ पे जो मशीनें देख रहे हैं आप, इनके ऊपर वो धागा लगेगा। लेकिन जो थर्मो स्टिच जो होते हैं उनके ऊपर 2 तरह के होता है, या तो वो धागा लगाएंगे या फिर वो पैचेस लगाते हैं। तो मैं आपको दोनों की तस्वीरें जो है एक पैचेस की मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई जहाँ पे वो लगा रहे थे, वो दिखाता हूँ। और उसके बाद जो फाइनल स्टेप होता है इसका ब्लैडर का, उसमें वो डिप कर देते हैं इसको लैटिक्स में ताकि वो हार्ड हो जाए। और यहाँ पे जो ब्लैडर वाला काम है वो ख़त्म हो जाता है। अभी मैं आपको दूसरे सेक्शन में लेके जाता हूँ। ब्लैडर तैयार होने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि जो इस फुटबॉल की आउटर लेयर होती है वो बनाई जाती है। फुटबॉल की आउटर लेयर बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो होता है जी रेक्सीन का। और नीचे जो है वो काफ़ी शोर था इसलिए मैं वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सका। तो वहाँ पे जो है वो शीट्स बना के उसकी कटिंग की जाती है, छोटे छोटे पीसेस बनाए जाते हैं। और अभी मैं जिस सेक्शन में खड़ा हूँ यहाँ पे मेरे भाई जो है वो उसके ऊपर जो है वो प्रिंटिंग करें, क्योंकि हर कंपनी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके नाम या जो भी डिफरेंट होते हैं। अभी मेरे सामने काफ़ी फुटबॉल पड़े हैं, तो उस हिसाब से जो है ना वो डिज़ाइन वगैरह जो भी उन्होंने प्रिंट करना वो प्रिंट करके फिर आगे भेज देते हैं। वो हैंड स्टिच होगा या मशीन स्टिच होगा या फिर थर्मो के लिए होगा। अभी जो आप फ़ुटबॉल मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है यहाँ के जो सबसे प्रीमियम क्वालिटी का फ़ुटबॉल। और ये सारे जो हैं वो थर्मो मोल्डेड फ़ुटबॉल रहते हैं। मोस्टली जितनी भी प्रोफेशनल लीग हैं जहाँ जहाँ पे प्रोफेशनल लेवल का फ़ुटबॉल खेला जाता है वो प्रेफर करते हैं थर्मो मोल्डेड को। हैंड स्टिच है वो तो ऑलमोस्ट है वो ख़त्म ही हो गया, लेकिन फिर भी जो बनाते हैं अगर कस्टमर को चाहिए होगा तो वो सप्लाई कर देंगे। क्योंकि आगे जो वो फीफा वर्ल्ड कप 22 आ रहा है तो कतर में, तो इनके पास बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है। और मुझे बताया गया कि मंथली सियालकोट से 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक फ़ुटबॉल जो है वो बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है। और इसके साथ ही जी करते हैं अपना फुटबॉल फैक्ट्री का टूर ख़त्म। और यहाँ पे जी इस एरिए में पैकिंग वगैरह करके पूरी दुनिया को जो है वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है।
हम लोग जी तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव करने के बाद पहुँचे हैं जी हैड मराला दरियाए चेनाब पे। और सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि दरियाए चेनाब एक इंडियन स्टेट हिमाचल प्रदेश है, वहाँ से इसका आगाज़ होता है। एक वैली है जिसे कहते हैं चंद्रा ताल, और स्पीति की डिस्ट्रिक्ट है, आई थिंक आई एम नॉट श्योर, लाहौल और स्पीति ये दोनों ही डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो साथ लगती हैं वहाँ पे। तो ये जो आप एक इतना मैसिव स्केल पे प्रोजेक्ट देख रहे हैं, जब ये बनी थी हैड मराला तो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था, ये ब्रिटिश दौर में बना था। कोई 1906 में इसको स्टार्ट किया था, 6 साल लगे थे इसको बनने में। इसका मकसद ये था कि गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन कोई 6,50,000 एकड़ के करीब जो ज़मीन थी उसके लिए एग्रीकल्चर ज़मीन के लिए पानी चाहिए था, तो यहाँ से वो जो है पानी की डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करती थी। आज एक बहुत मैसिव स्केल का प्रोजेक्ट है, आई थिंक 1968 में इसको जो है वो बढ़ाया गया था, बड़ा प्रोजेक्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया गया था। और उसके अलावा पानी को कंट्रोल किया जाता है, मतलब जब पानी का लेवल हाई होता है ताकि ये किस एरिया में सैलाब ना आ सके। और सियालकोट के मेरे ख्याल में इस एरिया की जो सबसे बड़ा पिकनिक स्पॉट है यहाँ पे ही है, काफ़ी खूबसूरत जगह है। इसके पास में जो बड़े खूबसूरत से जंगलात वगैरह हैं, और एक छोटा सा मुझे पार्क नज़र आया था जब मैं ड्रोन उड़ा रहा था दूर करके, उसकी शॉट्स जो है ना वो आपको ज़रूर नज़र आएंगी थोड़ी बहुत। तभी हम यहाँ पे अपनी जो इवनिंग इंजॉय करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो सियालकोट की तरफ वापस निकलेंगे। मैं अभी पहुंचा हूं जी वापस हैड मराला से सियालकोट में, और यहाँ पे बैठ के हमने खाना खाया। आप मेरे पीछे एक रेस्टोरेंट देख रहे हैं पेरिलिशियस के नाम से, और ये मुझे रिकमेंड किया था बेसिकली मेरे एक यूके के सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे खाना बहुत अच्छा है। क्योंकि आज मेरा दिल नहीं कर रहा था देसी खाना खाने को बड़े अरसे के बाद, और इनका खाना वाकई ही बहुत आला था। मैंने हार्डली किसी जगह पर इतना अच्छा नॉन देसी खाना जो है वो पाकिस्तान में खाया होगा। एनीवे, इसके साथ ही जो करते हैं अपना सियालकोट का ब्लॉग ख़त्म। और मैंने कोशिश की कि आपको सियालकोट और उसकी सराउंडिंग जो है वो मैं अच्छी तरह दिखा सकूं, और अगर कुछ चीज़ मिस हो गई हो तो माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि कोशिश मैंने की है। यहाँ पे कुछ जगहों पे परमिशन ना मिलने की वजह से मैं वहाँ नहीं जा सका। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा, और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।